नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं कंचन। पहली खबर चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक से जुड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी खबर कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह की है। तीसरी खबर है भ्रूण हत्या से जुड़ी, जहां सोनीपत के राई गांव में बंगाली क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने सूचना के बाद रेड डाली। और चौथी खबर जो है वो है प्रदेश में बदलते मौसम के चलते लगातार फैल रही बीमारियों की। तो ये 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन 4 तस्वीरों पर आज हम करेंगे चर्चा। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज यहां खुलकर विस्तार से चर्चा होनी है। पहली खबर जो है वो है बीजेपी विधायक दल की बैठक। दूसरी, कांग्रेस में अंदरूनी कलह जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। तीसरी खबर जो है वो है लिंग जांच करने वालों पर नकेल। और चौथी अहम खबर, जहां लगातार डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, लगातार बदलते मौसम की वजह से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह मंत्री अनिल विज और कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत सभी विधायक मौजूद रहे। बैठक में शीतकालीन सत्र समेत दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक लगातार जारी है। सीएम मनोहर लाल लगातार बैठक कर रहे हैं। बड़ी खबर, अध्यक्षता चल रही है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक है। शीतकालीन सत्र समेत कई मुद्दे हैं जिन पर लगातार चर्चा जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की ये बैठक है। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में पहली बड़ी और अहम खबर यही है। लगातार चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो जारी है। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना बाकी है। लगातार ये बैठक चल रही है, कई अहम मुद्दों को लेकर है ये बैठक। लगातार इस बैठक में चर्चा चल रही है। ब्यूरो हेड हमारे साथ स्वर्णजीत बाबा इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत से बात कर लेते हैं। स्वर्णजीत, चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। लगातार इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा हो रही है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए कंचन, बिल्कुल बैठक इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो जारी है। और साथ ही इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो चर्चा में लाए जा सकते हैं। सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि 8 वर्ष सरकार के पूर्ण होने पर इस समय ऊपर आने वाले समय में नवंबर के अंत तक या दिसंबर के पहले सप्ताह में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और उस पर भी ये चर्चा हो रही है कंचन। और साथ ही 1 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री द्वारा। और उस पर भी शीतकालीन को लेकर शीतकालीन सत्र कंचन जो दिसंबर के अंत में होने वाला है उसकी तारीख पर चर्चा होती है। और साथ ही ऐसे कई अहम मुद्दे हैं कंचन जो आज विधायकों की मौजूदगी में और कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में चर्चा में लाए जाए। बिल्कुल, इसी के साथ यहां पर बहुत सारे अहम ऐसे मुद्दे हैं जो यहां पर जिन पर चर्चा होनी बाकी है। अगर देखा जाए स्वर्णजीत, जिस तरह से ये पूरी अध्यक्षता में बैठक चल रही है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार चर्चा के लिए कई बार बात हो चुकी है, लेकिन उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी अभी बाकी है? तो चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक लगातार जारी है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। हमारे साथ लगातार हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत भी बने हुए हैं। स्वर्णजीत, शीतकालीन सत्र समेत यहां पर अगर देखा जाए तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी अभी बाकी है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा होगी ही होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात कंचन, इस समय जो लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता आ रहा है, उसे लेकर भी चर्चा हो सकती है। एक मुद्दा जो कि बेरोजगारी, और बेरोजगारी में सरकार के ऊपर लगातार आरोप जो विपक्ष लगा रहा है उस पर भी चर्चा हो सकती है। और शीतकालीन सत्र में सरकार जो है रोजगार के ऊपर भी पटल के ऊपर कई ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी जो साझा कर सकती है। और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर के भी जो प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई थी उसको लेकर के भी चर्चा आज इस बैठक में हो सकती है। और शीतकालीन में भी कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार जो है पटल पर महत्वपूर्ण
पूर्ण जानकारी साझा कर सकते हैं। और साथ ही कंचन, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हर खबर की प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था 8 वर्ष सरकार के पूर्ण हो रहे हैं और आने वाले समय में प्रदेश के लोगों के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण और कई ऐसी योजनाएं लाई जाएंगी जिससे प्रदेश के लोगों को बहुत फायदा होगा। तो ऐसे कई मुद्दे हैं कंचन जिनकी चर्चा होनी स्वाभाविक है, जो आज बैठक में हो सकती है और जिन्हें शीतकालीन सत्र में भी सरकार द्वारा लाया जा सकता है। कंचन, बिल्कुल स्वर्णजीत, अगर देखा जाए तो आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे आपने खुद ही बताया कि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर आम आदमी तो परेशान है ही है, साथ ही यहां पर आम आदमी के लिए लगातार विपक्ष भी आवाज कई बार इस मुद्दे पर उठा चुका है। तो ये एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिस पर चर्चा जरूरी है। बिल्कुल, बेरोजगारी को लेकर, और यही कारण है कि अभी हाल ही में सरकार द्वारा सभी जिलों में घरेलू उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसी योजनाएं लाई गई हैं ताकि रोजगार के नए नए संसाधन जो है उन्हें लोगों के लिए लाया जा सके और बेरोजगारी जो दर है उसके ऊपर लगाम लगाई जा सके। और यही कारण है सरकार इस समय बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगा कि गंभीर है बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर। और लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते भी आए हैं कि आने वाले समय में, और इनफैक्ट 2024 चुनाव से पहले कई हजार, उन्होंने कहा कि रोजगार के नए संसाधन जो है हम युवाओं के लिए ये सरकार का दायित्व बनता है और हम लेकर के आएंगे। और इसी चलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी दुबई में भी अपना दौरा जो है वो 2 बार वो दुबई जाकर के आए और उनका 4 दिवसीय ये दौरा था, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर एक तरह से मैं ये कहूंगा कि कई उन्हें अमली जामा भी बनाया गया। और आने वाले समय में जो बाहर की कंपनीज है कंचन, जो निवेशक हैं और जो अब्रॉड से हैं, वो भी उन्हें भी कहीं ना कहीं उन्हें अपने प्रदेश में नए नए रोजगार के साधन लाने के लिए भी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लाई हैं जिससे निवेश जो है प्रदेश में बढ़े और रोजगार का रोजगार का दर भी बढ़े और साथ ही बेरोजगारी दर के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लगाम लगाई जा सके। और यही कारण है कि अब कोई भी मौका जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री रोजगार को लेकर के छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो घरेलू उत्पादन हो, चाहे निवेशकों को रिझाना हो और चाहे अपने प्रदेश में नए नए रोजगार के नए नए साधनों को लाना हो। कंचन, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वर्णजीत आपका। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक में यहां पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई अहम मुद्दों पर यहां पर गहनता से चर्चा होने के साथ ही आने वाले समय में उन मुद्दों को सुलझाने का भार भी उठाया गया। अब 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में वक्त हो गया है दूसरी बड़ी खबर का। आदमपुर उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह एक बार फिर से देखने लगा है। भिवानी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर कटाक्ष किया है। किरण ने कहा कि जो विरोध के बोल रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वही लोग हैं जो कांग्रेस के खिलाफ हैं। साथ ही यहां पर उन्होंने कहा कि केवल कुछ लोग उन्हें कांग्रेस से बाहर निकलवाना चाहते हैं, वो लोग उनसे डरते हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। कांग्रेस की बात मत करिए, कांग्रेस आतुर है। कांग्रेस के अंदर कुछ लोग होंगे जिनको मैं समझती हूँ जो खुद कांग्रेसी पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेसी तो हम हैं जो शुरू से लेकर आज तक कांग्रेसी हैं। कुछ लोग जो टिक्का टिप्पणी करते हैं, उन्होंने तो कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, विरोधी किसके बारे में बात करते हैं? विरोधी उसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलेंगे और ये सारी ओछी टिप्पणियां करेंगे जो जानते हैं कि इसकी जो है अपने इलाके के अंदर लोगों का बहुत प्यार है, सारा कुछ है, और वो ये जब बात समझते हैं तो उस बात को जो है किनारे करने के लिए कि किसी ना किसी तरह से इसका नुकसान हो, जब किसी के अंदर कोई दम होता है तभी उसके पीछे पड़ते हैं सारे लोग। तो पार्टी के कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं, ये यहां पर किरण चौधरी ने अभी कहा, आपने उनके बयान में सुना।
तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है उदय भान जी आपका। धन्यवाद। उदय भान जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल सुन रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे उदय भान जी यही होगा, जिस तरीके से आदमपुर में हार का सामना कांग्रेस को यहां पर करना पड़ा, उसके बाद से ही यहां पर अब कई तरह के बयानबाजी कांग्रेस की ओर से सामने आने लगी। हाल ही में जो एक बयान यहां पर किरण चौधरी ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो मेरे खिलाफ हैं, जो चाहते हैं कि मैं बाहर चली जाऊं। तो इन बयानों का क्या मतलब है? कुछ उनको बताना चाहिए, हाईकमान को बताएं, कोई हमारे ये हो तो हमें बताएं, अगर ऐसी कोई बात है तो बताना चाहिए। उदय भान जी, पार्टी का कोई अंदरूनी मैटर है, ये प्रेस थोड़ी हल करेगी इसको। बिल्कुल उदय भान जी, इसको पूरे कोई है तो प्रेस में बताने को जाएगा, हाईकमान को बताना चाहिए। बिल्कुल, इसमें एक सवाल बहुत यहां पर निकल कर आता है कि जब से आदमपुर उपचुनाव हुआ है, हालांकि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलेश की जो बात है वो तो कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन जब से आदमपुर उपचुनाव हारी है तब से इस तरह की बयानबाजी सामने आना, तो क्या कांग्रेस के बीच में जो अंदरूनी कलेश है वो कभी खत्म होगा या फिर कांग्रेस इसी में लगी रहेगी? कहीं कोई अंदरूनी कलेश नहीं, कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है तो और ये बहुत मजबूती से 42%। तो ये तो आप ही के पार्टी के विधायक है ना जो ये कह रहे हैं सर? नहीं कोई नहीं, अगर कोई आप एक चीज को इश्यू को बना रहे हैं, वो उसी को जो है एक हफ्ते से उसी को चला रहे हैं और कोई मैटर नहीं है और कोई मुद्दा है तो पूछिए। ये हमारा अंदरूनी मैटर है, हम अपना पार्टी के लेवल पर हम अपना आप सुलझा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप लोगों का मैटर है, लेकिन जब आप लोग जनता के सामने जाते हैं तो आप यही लेकर जाते हैं ना कि आप लोग मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन अगर अंदरूनी कलेश ही खत्म नहीं कर पाएंगे तो जनता के मुद्दों को कैसे उठाएंगे? हमारे कोई अंदरूनी कलेश नहीं है, अगर किसी का कोई है तो पार्टी है। बिल्कुल, अब आप मना करें, अब आप मना पार्टी में है, अभी आप उनके नहीं देखेगा। अरविंद शर्मा क्या मुख्यमंत्री के लिए कहते हैं, खट्टर साहब के लिए, हाँ। जिस तरह से जो है ना उनके भी कोई लोग नहीं पहुंचे। अब उदय भान जी मसला क्या होता है कि आप सामने वाले का देख रहे हैं, अपना तो बताएं पहले कि आप लोगों का अंदरूनी कलेश जो है वो कब खत्म होगा। जरूरत है कि 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस इसमें दिमाग लगाए कि किस तरह से कांग्रेस को आगे निकलना है। सर, इस पर फोकस किया जाए, किस तरह से कांग्रेस जो है वो जीतेगी, किस तरह से कांग्रेस जो है जनता के मुद्दे उठाएगी विपक्ष में बैठ के। कांग्रेस पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और कोई इस तरह की बात करेगा अपना हाथ अलग थलग रह जाएगा। हाँ, वो एक बहुत खास बात है ना, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई अंदरूनी कलेश नहीं है, लेकिन अंदरूनी कलेश की वजह से कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो दिग्गज नेता रह चुके हैं, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। हमारा मैटर हम अपना आप निपटा लेंगे। बिल्कुल, आप अपना मैटर निपटाइए, लेकिन आपका मैटर देख जनता भी रही है। आप अपना मैटर भले ही निपटाइए, लेकिन जनता आपका ये मैटर देख रही है कि अंदरूनी कलेश ही कांग्रेस का खत्म नहीं होता। जनता को हम आप जवाब देंगे, आप निश्चित। नहीं, बिल्कुल जनता को आपको जवाब देना भी चाहिए और जनता खुद आपको इसका जवाब कई बार दे चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया उदय भान जी, बहुत बार जनता आपको आंसर कर चुकी है, आगे भी आपको आंसर जनता की ओर से जरूर मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि वो अपने नेताओं के ऊपर ही आरोप लगाए, अपनी पार्टी को लेकर ही बयानबाजी करे। इतना वक्त कांग्रेस के पास जरूर है, लेकिन ये वक्त नहीं है कि जनता के बीच किस तरह से जाएंगे, कितनी मजबूती से जाएंगे, इन पर कांग्रेस की ओर से कुछ नहीं होता। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में तीसरी बड़ी खबर का वक्त हो गया है, जो सोनीपत से है। सोनीपत के राई गांव में बंगाली क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने सूचना के बाद यहां छापा मारा, जहां पर भ्रूण हत्या करवाने के सबूत के साथ साथ क्लिनिक से प्रतिबंधित दवाइयां भी बरामद की। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर राई थाना यहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। हमने एक डिकॉय भेजा प्रेग्नेंट लेडी, तो उससे उसने सौदा किया 20,000 में, 10,000 ऑनलाइन ट्रांसफर करे 13 तारीख को और 14 तारीख को वो गई है, तो उसको किसी और के थ्रू उसने रामा हॉस्पिटल में भेजा। हमने रामा हॉस्पिटल में भी चेक किया है, ऑल्दो वहाँ का रिकॉर्ड सारा ठीक मिला है, पर वो लेडी वापस आई तो उसको मंडल ने सेक्स बताया कि लड़की है। उसके बाद उसने 10,000 रुपये उससे लिए और वो भागने की कोशिश करने लगा। सोनीपत और फरीदाबाद की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर राई गांव में रेड की थी बंगाली क्लिनिक केस पर पीएनडीटी एक्ट के तहत। उस टीम ने एक बोगस ग्राहक बना के इसके पास बंगाली क्लिनिक पर भेजा था। इसको मुन्ना दास नाम का आदमी चलाता है। भ्रूण जांच के संबंध में उसने भ्रूण जांच में नियम है, कानून है, उसकी उल्लंघना की है
उस आधार पर एफआईआर दर्ज की है। उस मुन्ना आकाश को हमने गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी खबर पर हमारे पास यहां सोनीपत से सीधा लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत से बात कर लेते हैं। लाजपत, ये पूरा मामला क्या है? जिस तरीके से यहां पर ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि क्लिनिक जहां पर भ्रूण हत्या लगातार यहां पर हो रही थी, अपडेट दीजिए पहले इस खबर को लेकर। यशस्वी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जहां पर पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पहल की गई थी, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अपना प्रयास जारी है, क्योंकि बेटियों को बचाना काफी बड़ी जरूरत है। क्योंकि बेटी अगर बचेगी तभी देश बच पाएगा, क्योंकि भ्रूण हत्या का मामला लगातार देखने को मिल रहा है और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अपना सराहनीय काम कर रही है और लगातार एक के बाद एक डॉक्टर को पकड़कर जेल के अंदर भेजा जा रहा है। लेकिन फिर भी माफिया, जिनको बेटी का हत्यारा कहा जाएगा, और लगातार जो राय विधानसभा क्षेत्र में काफी डॉक्टर ऐसे पकड़ चुके हैं या सोनीपत में भी काफी पकड़ चुके हैं। और ये काफी बड़ी रेड थी, जो कि राय में जो क्लिनिक थी, जिस पर बंगाली के नाम से वो क्लिनिक थी, वो लगातार लोगों को लूटने का काम जारी था, क्योंकि काफी उसने भ्रूण हत्या कर चुका था। वो जब उस पर रेड पड़ी स्वास्थ्य विभाग की टीम की, जो तो भागने में कामयाब हो चुका था, लेकिन तो पुलिस ने उस पर शिकंजा कसा और पुलिस की भी काफी बड़ी इसमें पहल रहेगी। उसको हिरासत में ले लिया है। अभी उससे पूछताछ जारी है कि इसमें कितनी लंबी चैन हो सकती है, क्योंकि लगातार जैसे इसमें भ्रूण हत्या के काफी मामले देखने को मिले थे और स्वास्थ्य विभाग की काफी बड़ी पहल है ये, क्योंकि बेटियों को बचाया जाएगा तभी ये देश बच सकता है, क्योंकि भ्रूण हत्या का मामला लगातार देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अगर लाजपत देखा जाए तो कितना वक्त हो गया था इस पूरे क्लिनिक को यहाँ पर चलते हुए? लगभग कितना वक्त हो गया था? जी बिल्कुल, ये काफी लंबे समय से इस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की जो नजर थी और खुफिया विभाग की नजर थी इस पर, लेकिन ये काबू नहीं आ पा रहा था। काफी लंबा समय हो चुका था। अब ये मुश्किल से एक जो ग्राहक से बातचीत की, उस ग्राहक को भेजा गया, टीम बनाई गई, फिर इससे जो पैसे जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए, ताकि सबूत के आधार पर जो है उसने पैसे जो मांगे थे उसको लेकर काफी बड़ी पहल रही और इसको हिरासत में पकड़ने में कामयाब हुए। और इसमें सभी जो है कर्मचारी जो इसमें शामिल थे वो सराहनीय है, क्योंकि बेटी को बचाने का काफी बड़ा काम किया गया है, क्योंकि बेटियों को बचाएंगे तभी ये देश बच पाएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ बिल्कुल आपने सही कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। लगातार बेटियों पर कई फिल्में भी अभी तक आ चुके हैं, लेकिन आज भी जो एक मानसिकता है लोगों की, वो मानसिकता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जो वाकई अपने आप में एक शर्म की बात है। जी बिल्कुल कंचन, देखिए महिला जो है नारी शक्ति है, बेटी है, काफी इससे जो मुद्दे जुड़ते हैं और बेटियों को बचाएंगे तभी हमारा देश बच पाएगा। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी पानीपत से जो पहल की थी, उसके बाद हरियाणा में काफी ऐसे डॉक्टर हैं जो यूपी का सहारा ले रहे थे, जिनको काफी जेल के अंदर भेजा गया और काफी स्वास्थ्य विभाग की टीम की अगर जिला सोनीपत की बात करें तो लगातार सबसे बड़ा अवार्ड भी जो है सोनीपत की टीम को मिला था और ये काफी बड़ा सराहनीय काम है। लगातार इस पर टीम काम कर रही है और काफी बड़ा एक इस पर जो काम किया जा रहा है और लगातार ऐसा नहीं है, साल 6 महीने के अंदर जरूरी है कि 2 से 4 डॉक्टरों को पकड़कर जेल के अंदर भेजा जाता है, लेकिन जिन लोगों की मानसिकता मरी हुई है उन लोगों को जागरूक करने के लिए हर खबर की टीम भी एक अपील जरूर करती है कि इस तरह बेटियों को बचाना जरूरी है। लेकिन पापी वो भी हैं जो अपनी बेटी को गर्भ में मरवाते हैं और पैसे का बल दिखाकर डॉक्टर का जो है वो खरीदा जाता है, ईमान खरीदा जाता है, तो वो पापी जरूर है। लेकिन हमारी यही अपील रहेगी कि जो इसमें जैसे माँ और बाप और डॉक्टर तीनों कातिल होते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो डॉक्टर के साथ साथ जो पापी वो भी हैं जो बेटियों को गर्भ में मरवाते हैं, क्योंकि पहचान जो है वो गर्भ के अंदर ही और ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाजपत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब वक्त हो चला है यहाँ पर चौथी और आखिरी बड़ी खबर का। तो पूरे प्रदेश में बदलते मौसम के साथ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बता दें कि सिविल अस्पताल में प्रतिदिन कई लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को बदलते मौसम के साथ स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की यहां पर लगातार अपील की जा रही है। पूरे प्रदेश में डेंगू को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पे पहुंच चुका है। हरियाणा में डेंगू ने पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में अब तक डेंगू के 14 मरीजों की जान जा चुकी है, जबकि पिछले साल मौत का आंकड़ा 13 का था। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र पंचकुला और हिसार है।
यहां पर मौत भी सबसे ज्यादा यहां पर हुई है और नए मामले भी अधिक संख्या में यहां पर मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग डेंगू का प्रकोप रोकने के लिए तमाम दावे कर रहा है, लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो एक चुनौती है। रोजाना औसतन 100 के करीब नए केस भी सामने आ रहे हैं। अब तक प्रदेश में कुल अगर बात करें तो 6250 मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि बदलते मौसम के साथ ठंड का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सिविल अस्पताल में ओपीडी की संख्या में यहां पर बढ़ रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर अनूप कुंडू हमारे संवाददाता यहां पर जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो डेंगू के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। डेंगू ने अब तक अगर बात करें तो हरियाणा में 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। बिल्कुल कंचन, अगर हिसार की बात करें तो हिसार में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सिर्फ मामले ही नहीं बढ़ रहे, मौत का आंकड़ा भी हिसार में बढ़ा है। पंचकुला के बाद पूरे हरियाणा में दूसरे नंबर पर हिसार का नंबर आ रहा है। लगातार जिस प्रकार से मौत के आंकड़ों में यहाँ पर बढ़ोतरी है वो भी एक अपने आप में चिंता का विषय है। प्रशासन लगातार डेंगू को लेकर के प्रयासरत है। डेंगू वार्ड बनाए गए हैं, टीमें सैंपलिंग के लिए भेजी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं डेंगू के प्रकोप से बचा नहीं जा रहा। साथ में बहुत सारे ऐसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके फिर भी इसी प्रकार से लगातार आंकड़ों का बढ़ना और मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी होते हुए 5 मौत इस सीजन में डेंगू से होना अपने आप में प्रशासन के लिए भी एक चिंतनीय मुद्दा है। और इस पर प्रशासन लगातार अपने जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की उसको लेकर के सख्त नजर आ रहा है और लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह से डेंगू के जो बढ़ते हुए मामले हैं उन पर काबू पाया जा सके। कंचन, बिल्कुल इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर अनूप, तो प्रशासन तो पूरा अलर्ट मोड पे यहाँ नजर ही आ रहा है। अगर हम बात करें तो फॉगिंग वगैरह किस तरह से की जा रही है? देखिए कंचन, फॉगिंग का एक समय निर्धारित किया जाता था, लेकिन इस बार जो फॉगिंग है वो बहुत कम सामने आई है। इसकी वजह भी एक मानी जा सकती है कि डेंगू के मामले बढ़े हैं। इसमें सामाजिक संस्थाएं बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रही थी। खुद हमने देखा कि बहुत सारे युवा क्लब, सामाजिक संस्थाएं प्रशासन से ऐसी दवाइयां मांग रही थी जिससे फॉगिंग करवाई जाती है। वो मशीन उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम पंचायतें भी आगे आई थी, लेकिन प्रशासन के पास पर्याप्त मात्रा में दवाई और मशीनें न होने के कारण बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा था जो फॉगिंग की वजह से खाली रह गया। फॉगिंग वहां पर नहीं हो सकी और यही कारण है कि इस बार हिसार में डेंगू के मामले बढ़े हैं। साथ में सामाजिक जो अभियान चलाए जाने चाहिए थे, यह एक जो आम लोगों की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने आसपास के क्षेत्र में जहां पानी खड़ा है, पानी निकासी ठीक से नहीं है, उसका प्रबंध करे। गांव के सरपंच, नंबरदार और जो समितियां हैं, तो इस प्रकार के अभियान इस बार जोर शोर से देखने को नहीं मिले। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों से भी कई डेंगू के केसेस सामने आ चुके हैं। वाकई फॉगिंग की जरूरत बहुत ज्यादा है अनूप इस वक्त। बिल्कुल कंचन, फॉगिंग की जरूरत है और जहां फॉगिंग नहीं हो पा रही और जिस प्रकार से आज हमारे एक्सपर्ट भी दिन में जुड़े थे हर खबर पर, वो भी बता रहे थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे नीम के पत्ते होते हैं, इस प्रकार का धुआं करके भी कुछ बचाव किया जा सकता है। देखिए, हम प्रशासन के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसमें कहीं कहीं ये भी जरूरी है कि जो आम व्यक्ति हैं, आम जन है, उनको आगे आना पड़ेगा और जो छोटी छोटी बातें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कहीं कहीं इस बीमारी से लड़ना होगा। बिल्कुल, अपनी ओर से भी जो एक प्रयास है वो यहाँ पर हमें करना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए बेहद शुक्रिया। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में हमने 4 अहम और बड़ी खबरों पर चर्चा की। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।